नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में। मित्रों, आज माँ भारती के दो अमर सपूतों का जन्मदिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो मित्रों, इस पावन अवसर पर दोनों महान विभूतियों को शत शत नमन और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मित्रों, आज 2 अक्टूबर है और आज हम और हमारा सारा राष्ट्र महात्मा गांधी की 152वीं एवं लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती मना रहा है। तो इसी उपलक्ष्य में आइए आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी के जीवन पर कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अविलंब प्रारंभ करते हैं। मित्रों, विनर कॉम चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऐसा हम आपसे निवेदन करते हैं और अविलंब प्रारंभ करते हैं आज का ये टॉपिक। तो पुनः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए प्रारंभ करते हैं आज का यह टॉपिक। मित्रों, जैसा कि आपको पता है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। माताजी का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी के पिताजी करमचंद गांधी था और वह पोरबंदर रियासत के दीवान थे। बाद में राजकोट एवं बीकानेर के दीवान रहे। गांधी जी का विवाह पोरबंदर के एक प्रसिद्ध व्यापारी की पुत्री कस्तूरबाई उर्फ कस्तूरबा से 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। दोस्तों, दोनों ने 62 वर्षों तक वैवाहिक जीवन बिताया और 1944 ईस्वी में ब्रिटिश जेल में कस्तूरबा जी का निधन हो गया था। तो मित्रों, एक चीज़ आप जानते ही हैं कि गांधी जी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी था और वह पोरबंदर रियासत के दीवान थे। गांधी जी की जो पत्नी थी, अर्धांगिनी थी, उनका नाम कस्तूरबा गांधी था। 13 वर्ष की उम्र जब गांधी जी की थी तब उन्होंने विवाह कर लिया था, अर्थात उनका विवाह हो गया था। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि कम उम्र में शादी हो जाना एक नुकसानदायक होता है, लेकिन ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कि राष्ट्रपिता की शादी भी कम उम्र में हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक क्रांतिकारी कार्य किया जो एक उदाहरण है। तो आइए इस जानकारी के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। मित्रों, गांधी जी का अफ्रीका प्रवास ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें। आइए देखते हैं एक एक बिंदु को। गांधी जी 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बन करके भारत वापस लौटे, परंतु शीघ्र ही एक मुस्लिम व्यापारी जो गुजरात के थे, उनका नाम था अब्दुल्ला जी के मुकदमे को लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में उनको पोर्ट नेटाल, दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। तो यहाँ से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा गांधी जी की प्रारंभ होती है और तकरीबन 22 वर्ष का समय गांधी जी ने अफ्रीका में बिताया। तो गांधी जी अफ्रीका क्यों गए? गुजरात के एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए 1893 ईस्वी में पोर्ट नेटाल, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने अफ्रीका में भारतवासियों की रक्षा के लिए एक संस्था, जी हाँ मित्रों, 1894 में गांधी जी ने एक संस्था की स्थापना की थी अफ्रीका में। उसका नाम था नेटाल इंडियन कांग्रेस। अफ्रीका में एक संस्था स्थापित की थी नेटाल इंडियन कांग्रेस और यहीं पर गांधी जी ने इंडियन
ओपिनियन नामक एक पत्र का संपादन भी किया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, गांधी जी ने डरबन के समीप या डरबन के पास सेठ रुस्तम जी के सहयोग से फिनिक्स नामक स्थान पर फिनिक्स पार्क की स्थापना की थी। गांधी जी ने डरबन में सेठ रुस्तम जी के सहयोग से फिनिक्स नामक स्थान पर फिनिक्स फार्म की स्थापना की और बाद में इसी समय मतलब फिनिक्स नाम की जो फार्म की स्थापना की, इसी समय गांधी जी ने अपने जर्मन मित्र कोलनाबाख, जी हाँ मित्रों, उनका जो एक जर्मन मित्र था उसका नाम था कोलनाबाख की मदद से सत्याग्रहियों के लिए टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। तो डरबन में एक अपने जो उनके मित्र थे, जर्मन मित्र थे, उनका नाम था कोलनाबाख की मदद से टॉय फार्म की स्थापना की। बाद में यही टॉय फार्म गांधी आश्रम बन गया या गांधी आश्रम के नाम से जाना गया। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद गांधी जी को जो सत्याग्रह की प्रेरणा मिली वो मिली थी हेनरी डेविड थोरो के निबंध डिसओबीडियंस से। उनका जो हेनरी डेविड थोरो नाम के व्यक्ति थे, एक राइटर थे, उनके निबंध सिविल डिसओबीडियंस नामक निबंध से गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा मिली। और सर्वोदय की प्रेरणा गांधी जी को रस्किन की एक किताब थी, एक रचना थी, उसका नाम था इनटू द लास्ट। तो इसको ध्यान रखना है। सत्याग्रह की गांधी जी को प्रेरणा कहाँ से मिली थी? हेनरी डेविड थोरो के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से, और सर्वोदय की प्रेरणा रस्किन की किताब इनटू द लास्ट से मिली थी। तो इसका ध्यान रखेंगे और अपन आगे बढ़ते हैं। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए, अर्थात लगभग 22 वर्ष का समय दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण करने के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत आए। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी जब भारत आए तो उन्होंने अहमदाबाद में कोचराव स्थान पर जीवनलाल नाम के एक वकील थे, उनका कमरा किराए पर लिया और 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। तो गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। अहमदाबाद में कोचराव नामक स्थान पर जीवनलाल बैरिस्टर का किराए पर मकान लिया और 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे, अहमदाबाद में जब अत्यधिक प्लेग फैला तो सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के तट पर स्थानांतरित किया गया। इसको ध्यान रखेंगे आप। सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के तट पर प्लेग के कारण स्थानांतरित किया गया और यहीं पर गांधी जी का बाद में जो साबरमती आश्रम कहलाया, यानी सत्याग्रह आश्रम को ही बाद में साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जब गांधी जी भारत आए तो भारत आगमन के बाद गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना। इसको भी आप ध्यान रखेंगे कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसी समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने सरकार का सहयोग किया, इसलिए सरकार ने गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और उन्होंने युद्ध में लोगों को प्रोत्साहित किया, यानी लोगों को प्रोत्साहन किया कि आप युद्ध में भाग लीजिए, सरकार की हेल्प कीजिए। तो इसलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा गया। आगे बढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने सत्याग्रह का भारत में पहली बार प्रयोग चंपारण में किया था। चंपारण में आमंत्रित राजकुमार शुक्ला जो एक व्यक्ति था, वहाँ का किसान था, उन्होंने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रित किया था। और चंपारण में समस्या क्या थी? नील खेती। जो यूरोपीय मालिक थे वह नील खेती करने वाले लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर सत्याग्रह किया और यूरोपीय नीले किसानों की
25% राशि वापस कराने के लिए राजी किया। तो गांधी जी को सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिली। चंपारण में गांधी जी के जो सहयोगी थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक, नरहरि पारेख, ब्रज किशोर थे। ये गांधी जी के सहयोगी थे। कहाँ पर? चंपारण सत्याग्रह में। गांधी जी का चंपारण में विरोध किया था वो था NG रंगा नाम का एक व्यक्ति था, जिसने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध किया था। इसी दरमियान रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखा जाए। फिर है गांधी जी का अगला जो पड़ाव था वो था अहमदाबाद मिल मजदूर। इसको भी ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने 1918 में भूख हड़ताल, पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग गांधी जी ने अहमदाबाद मिल 1918 में किया था। इसमें समस्या क्या थी कि उसी समय अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था। इस दरमियान श्रमिकों को काम करने के लिए मिल मालिकों ने आमंत्रित किया और उनसे वादा किया कि आपको 70% बोनस दिया जाएगा। 70% वेतन का 70% बोनस आपको दिया जाएगा। लेकिन जब प्लेग समाप्त होगा तो मिल मालिकों ने केवल 20% बोनस देना स्वीकार किया और साथ में धमकी भी दे दी कि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको नौकरी से भी हटा दिया जाएगा। जैसे आजकल कोरोना था, ऐसे ही उस समय अहमदाबाद में 1918 में प्लेग फैला। तो मिल मालिकों ने ये कहा कि जो भी श्रमिक काम पर आएंगे उनको वेतन का 70% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्लेग की समाप्ति हुई तो मालिकों ने 20% बोनस देना स्वीकार किया और धमकी दी कि जो स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से भगा दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। अहमदाबाद मित्रों, अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अहमदाबाद के अंग्रेज कलेक्टर से गांधी जी मिले, मिल मालिकों एवं मजदूरों में समझौता कराने की बात कही। और एक चीज़ और है जो इंटरेस्टिंग है, अम्बालाल साराभाई जो मिल मालिकों में शामिल थे और गांधी जी के अच्छे मित्र थे। इन्होंने साबरमती आश्रम में गांधी जी के लिए धन दिया था। इनके खिलाफ गांधी जी लड़ रहे थे। हालांकि उनके और भी बहुत सारे मित्र थे। और अम्बालाल साराभाई की जो बहन थी अनुसुईया वैन, वो गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल थी। ये इंटरेस्टिंग है। अम्बालाल साराभाई गांधी जी के मित्र थे जिन्होंने साबरमती आश्रम में गांधी जी के लिए बहुत सारा धन दिया था। लेकिन गांधी जी मिल मालिकों के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे। आई मीन अम्बालाल साराभाई के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे थे। और अम्बालाल साराभाई की जो सिस्टर थी, उनकी बहन थी, वो अनुसुईया बेन गांधी जी के साथ आंदोलन में शामिल थी। अंतोगत्वा 1918 में मजदूर हड़ताल पर चले गए। 15 मार्च 1918 को गांधी जी ने भूख हड़ताल की। अंत में मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया और इस तरह आंदोलन समाप्त हो गया। तो सीधा सीधा ये कहूँ कि जो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन था, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, वो प्लेग के कारण हुआ। प्लेग की बीमारी फैली, प्लेग फैला। तो उस समय मालिकों ने कहा कि जो व्यक्ति काम करेगा, जो मजदूर काम करेंगे, उनको वेतन का 70% बोनस दिया जाएगा। प्लेग खत्म हुआ, मालिकों ने अपने वादे से मुकरना प्रारंभ कर दिया, झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया और कह दिया कि 20% बोनस हम आपको देंगे, इसको काम करना हो करिए, नहीं तो नौकरी छोड़ दीजिए। गांधी जी ने इंटरफेयर किया। अंत में 35% पर बात निपटी और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समाप्त हो गया। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन। जी हाँ मित्रों, गांधी जी ने कांग्रेस के 1920 कलकत्ता अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, दिसंबर में हुआ था। गांधी जी ने कांग्रेस के 1920 के कोलकाता अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन था जिसमें लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करा लिया।
इसके बाद जो 1920 में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन था जो नागपुर में हुआ था, इसमें भी दोबारा असहयोग आंदोलन को मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे नाराज होकर कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफा दिया, जिनमें एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, शंकरन नायर आदि ने इस्तीफा दे दिया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, साथ में दिसंबर 1920 की जो नियमित अधिवेशन था नागपुर का, उसमें भी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवा लिया। कई लोगों ने इससे नाराज होकर के इस्तीफा दिया, जिनमें प्रमुख थे एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, शंकरन नायर आदि। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। इसका लक्ष्य था 1 करोड़। इस कार्यक्रम का इसमें जो कार्यक्रम रखा गया था, इसमें तिलक स्मारक की स्थापना की गई थी। इसमें 1 करोड़ रुपए एकत्र करना लक्ष्य था। साथ ही 20 लाख लोगों को चरखे बांटने की भी बात शामिल थी। इसमें असहयोग सरकार का सहयोग न करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, टीचरों ने छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए भारतीयों ने, और मोतीलाल नेहरू जैसे वकीलों ने वकालत करना भी छोड़ा था। तो यह असहयोग आंदोलन था। साथ ही लगभग 809 यानी 800 के आसपास राष्ट्रीय स्कूल असहयोग आंदोलन के दरमियान खोले गए थे, क्योंकि भारतीयों को ये लग रहा था कि अगर हम सरकारी स्कूलों का उल्लंघन करेंगे, उनमें नहीं जाएंगे, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए भारतीय लोगों ने राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की। तो ये पॉजिटिव साइन था। नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्राचार्य सुभाष चंद्र बोस बने। गांधी जी ने केसर-ए-हिंद, जुलू युद्ध पदक, बोअर पदक वापस कर दिए। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। इस प्रकार से बहुत सारे भारतीयों ने अपनी जो उपाधियां थीं वो वापस की थीं। तो ये असहयोग आंदोलन का एक उद्देश्य था, और ये मान के चलिए कि आंशिक सफलता भी थी। इसी बीच गांधी जी ने एक घोषणा की कि 1 वर्ष में हमें स्वराज मिलने वाला है। लेकिन उसी बीच 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई, जिसमें गोरखपुर जिले में किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 जवान जिंदा जल गए। अर्थात 22 लोगों को आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगाने के कारण 22 जो जवान हैं वो मर गए थे। इसलिए गांधी जी ने निराश होकर के 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस करने की घोषणा करते। हालांकि इस समय गांधी जी की कई लोगों ने बुराई भी की कि आंदोलन अच्छे उत्साह पर था, चरम पर था, लेकिन इस समय अचानक आंदोलन वापस करना अच्छी बात नहीं। इसके बाद आगे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। इसके बाद अगला आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का अधिकार दिया। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में एक बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी जी ने आंदोलन को टालने का पूरा प्रयास किया और अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से 31 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन के सामने अपने 11 सूत्रीय मांग रखी। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को न मानने पर इरविन को एक पत्र फिर लिखा और कहा कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। अब 14 जनवरी 1930 को साबरमती की कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया गया। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी ने अपने 78 कहीं कहीं 79 भी लिखा रहता है अनुयायियों के साथ गांधी ने अपने ऐतिहासिक दांडी यात्रा प्रारंभ की और 375 किलोमीटर दूर 6 अप्रैल 1930 को नवसारी गुजरात जिले के दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा। तो इस प्रकार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने से लॉर्ड इरविन को एक अल्टीमेटम भी दिया था, अपनी 11 सूत्रीय मांग भी रखी थी, लेकिन जब उनकी 11 सूत्रीय मांगों को नहीं माना गया तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से अपने 78 कहीं 79 साथियों के साथ उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और मुट्ठी भर नमक उठा करके नमक कानून तोड़ा। इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता
26 जनवरी 1931 को गांधी जी को पुणे की यरबदा जेल से रिहा कर दिया गया। तेज बहादुर सप्रू जयकर की मध्यस्थता से 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन के कर्मचारियों ने इसे दो संतों का कॉन्फ्रेंस, सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा। गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, इसे कई लोगों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग की संज्ञा दी है। जैसे लॉर्ड इरविन के जो साथी थे उन्होंने दो संतों का कॉन्फ्रेंस, सरोजिनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन, इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट तो कहा ही जाता है। इसके बाद गांधी इरविन समझौते को 23 से 28 मार्च 1931 तक चलने वाले कराची के वार्षिक अधिवेशन में अनुमोदित भी कर दिया गया था। इसके बाद गांधी इरविन समझौते के साथ ही गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। मतलब गांधी जी जो इरविन समझौता हुआ, गांधी और इरविन समझौता, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने की भी बात कही थी। गांधी जी डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम को भी कांग्रेस की तरफ से शामिल करना चाहते थे, परंतु वायसराय सहमत नहीं हुए, इसलिए गांधी जी ने अकेले ही भाग लिया। और गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस जहाज से गए थे उसका नाम था ओपी राजपूताना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को डॉक्टर अंबेडकर को, या ये कहें कि 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी। यह इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे इस समय, परंतु इस बात के लिए इसमें दलितों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं मिली थीं, इसका विरोध किया। गांधी जी ने इसका विरोध किया और 20 सितंबर 1932 को पुणे जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन कर दिया। हालांकि कुछ दलित नेता भी, जिनमें M.G. राजा गांधी जी के साथ थे, मतलब गांधी जी की साइड थे। अंत में मदन मोहन मालवीय और राजगोपालाचारी के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी के बीच पूना पैक्ट हुआ। मतलब एक समझौता हुआ और इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचायत क्या था, इसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, जिसे उस समय जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे तो उन्होंने कुछ दलितों के लिए विशेष सुविधाएं दी थीं। गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। गांधी जी चाहते इससे हमारा देश में बंटवारा हो रहा है, इसलिए उन्होंने 20 सितंबर 1932 को पुणे जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः अंबेडकर और गांधी जी के एक समझौता हुआ था। इसका जो मध्यस्थता है वो मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो इस तरह से 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इसे सांप्रदायिक पंचायत में जो सुविधाएं थीं वो अंबेडकर ने वापस कर दी थीं, और एक गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। पूना पैक्ट से कहा जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा एक किया गया सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को आंदोलन छेड़ने के लिए अधिकृत किया गया। 8 अगस्त 1942 को ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में बैठक संपन्न हुई। इसी बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी ने अपने भाषण में कहा कि आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य स्वतंत्र समझना चाहिए। मैंने स्वतंत्रता से कम पर किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं रहना है। अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा। करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब 14 जुलाई 1942 को एक वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें गांधी जी को एक और आंदोलन छेड़ने की बात कही गई या उनको अधिकृत किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन को प्रस्तावित या कहें प्रारंभ करने की बात कही। अंत में गांधी जी ने इसी एक नारा दिया था, करो या मरो, और इसी को अगस्त प्रस्ताव को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक पॉइंट है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, भूलाबाई देसाई आदि को गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया गया। गोविंद बल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद जैसे बड़े नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया। मतलब सरकार ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत संपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया। इसके बाद गांधी जी ने सरकारी दमन के विरोध में 10 फरवरी 1943 से 21 दिनों के लिए जेल में ही अनशन यानी उपवास की घोषणा कर दी। गांधी जी की खबर फैलते ही जनता का आक्रोश बढ़ गया। मतलब गांधी जी ने जेल में ही क्या करा, जब गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन में उठा लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, तो उन्होंने 10 फरवरी 1943 को देश में ही 21 दिनों के लिए लगातार उपवास की घोषणा कर दी। अंत में सरकार को मात खाना पड़ा और उनको वापस जेल से बाहर कर दिया गया। और गांधी जी ने 3 मार्च 1943 को भूख हड़ताल भी वापस कर दी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण जेल से गांधी जी को रिहा भी कर दिया गया। हालांकि जब वो जेल से बाहर आए तो उनके कुछ महत्वपूर्ण लोगों का निधन हो गया था। तो इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन चला। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद लगातार संघर्ष जारी रहा। अंत में अंग्रेज सरकार झुकी और भारत स्वाधीनता अधिनियम पास हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित हुआ और उसमें कहा गया कि हम अब भारत को बहुत ही जल्द आज़ाद करने की स्थिति में आ गए हैं, अर्थात भारत को हम आज़ादी देने ही वाले हैं। और जिसको 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान 2 राज्यों में शामिल होने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। भले ही 2 टुकड़े भारत के कर दिए गए हैं, भारत को बांट दिया गया हो, लेकिन गांधी जी की जो मेहनत है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके बाद 30 जनवरी 1948 की सुबह तकरीबन 11:02 पर गांधी जी की हत्या कर दी गई। और इस प्रकार भारत माँ का एक वीर सपूत लगातार संघर्ष करते करते माँ भारती की गोद में सदैव सदैव के लिए सो गया, अमर हो गया। और अंत में गांधी जी को कुछ उपाधियाँ दी गई थीं। कुछ लोगों ने कुछ कहा, किसी ने किसी नाम से संबोधित किया, तो उसको भी हम देखते हैं। गांधी जी को बापू सर्वप्रथम सरोजनी नायडू ने कहा था। राष्ट्रपिता सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। मलंग बाबा खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मोरिस ने कहा था। और भारतीय राजनीति का बच्चा एनी बेसेंट ने कहा था। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों। ये रहा गांधी जी से संबंधित जयंती विशेष, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू। तो उम्मीद है कि आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले टॉपिक में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक अवश्य करें। विनर कॉम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।